नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिंटी और मनी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, आप कोई सा भी फंड खरीदने जा रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, बैलेंस फंड हो, डेट फंड हो, इंडेक्स फंड हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप फंड खरीदने में कोई भी गलती ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट फंड्स या डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड्स। पहले इन दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो डायरेक्ट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक डायरेक्ट फंड है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको रिलायंस को कोई फंड पसंद आया, तो इस केस में आप डायरेक्ट रिलायंस के पास जाएंगे या रिलायंस की ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए फंड डायरेक्ट खरीद लेंगे। जितना भी पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा वो सब आप खुद करेंगे। दूसरे केस में, जैसा कि इनडायरेक्ट फंड जो होता है, इनडायरेक्ट फंड में आपके लिए ये सारा काम कोई ना कोई एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। आपको ये सारा काम खुद करने की जरूरत नहीं होगी। यही बेसिकली अंतर होता है डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड्स में। 2013 से पहले हम कभी भी डायरेक्ट फंड नहीं खरीद सकते थे। हमें जो भी म्यूचुअल फंड मिलता था वो सारा का सारा रेगुलर फंड ही मिलता था, क्योंकि इसमें काफी सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था। आपको बैंक जाना पड़ता था, आपको म्यूचुअल फंड ऑफिस के चक्कर मारने पड़ते थे, और इस सब वजह से जो भी लोग इस फंड में इंटरेस्टेड हुआ करते थे उस समय भी, वो भी रेगुलर फंड ही प्रेफर करते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, अब काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं जो आपको डायरेक्ट फंड बेचते हैं और आपको रेगुलर फंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, डायरेक्ट वे या रेगुलर वे, ये समझने से पहले मैं बात कर लेता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कि आपसे चार्ज किया जाता है आपको सर्विस देने के बदले। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप आज रिलायंस के ऑफिस गए, आपने रिलायंस के फंड देखा और आपने रिलायंस का फंड खरीद लिया। आज से लेके अगले साल यानी जुलाई 2021 तक आपके फंड ने आपको 15% का रिटर्न दिया और आपका एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 2% का है। तो जो म्यूचुअल फंड ने आपको 15% का रिटर्न दिया भी है, आपको वो सिर्फ 13% मिलेगा, क्योंकि 2% एक्सपेंस रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में चला जाएगा। हालांकि अगर आपने डायरेक्ट फंड खरीदा होगा तो उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होगा। तो मान लीजिए उसका एक्सपेंस रेशियो 1% हुआ, तो आपकी जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया था 15% का, वो 1% माइनस होकर आपको 14% मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट फंड में जो रिटर्न आपको मिलता है वो ज्यादा मिलता है। रेगुलर फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है वो हमेशा डायरेक्ट फंड के मुकाबले कम मिलता है। तो इससे आपको ये तो क्लियर आज जरूर हो गया होगा कि आपको सिर्फ डायरेक्ट फंड खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि वो कोई भी फीस हमसे चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए आप हमेशा रेगुलर फंड खरीदें। आपको कभी भी रेगुलर फंड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है वो आपका काफी कम हो जाता है इन केस अगर आपने रेगुलर फंड खरीदा होगा। तो इस रिटर्न में 1% से क्या फर्क पड़ता है, ये जानने के लिए चलिए एक्सेल की स्क्रीन पे चलते हैं। और बेसिकली मैं आपको इस स्क्रीन से, एक्सेल की स्क्रीन से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंड्स लेते हैं या डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स, तो आपके टोटल जो वेल्थ क्रिएट होगी उसमें कितना बड़ा अंतर आएगा, तो वो देख लीजिए। आप इस टाइम देख पा रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए एक फीमेल है ज्योति, सी इज मैरिड, 30 साल उनकी एज है, और मान लीजिए उनकी एक बेटी है सानवी, उसकी एज 3 ईयर्स है। अब ज्योति को अपने और सानवी के लिए कुछ गोल्स हैं, तो उन गोल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योति का एक गोल तो हो गया रिटायरमेंट का। वो चाहती है कि उसका रिटायरमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब 60 के बाद उसको जितनी भी लाइफ उनकी बची हो वो काम ना करना चाहती हो, एकदम मस्त होके जीना चाहती। जी हाँ, ऐसे गोल आपके होने चाहिए, अगर नहीं है तो, क्योंकि आप जिंदगी भर काम तो नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा फिर उनकी बेटी है सानवी, जिसके लिए वो मान लीजिए कि एक एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहती है, कि जैसे वो, मैंने इस वीडियो में एग्जांपल के लिए ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स चुनी है, आप कुछ भी और चुन सकते हैं, जैसे कि वो MBBS करना चाहती हैं या फिर कोई हायर डिग्री करना चाहती हैं। तो ये 2 एग्जांपल लिए। इसके लिए मान लीजिए कि ज्योति जो है वो एक म्यूचुअल फंड खरीदती है, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर है, सबके सब खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए ज्योति भी इसमें एक म्यूचुअल फंड खरीदती है। अब टाइम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। टाइम ओरिजिन से मेरा बोलने का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योति 30 साल की है और उसने रिटायरमेंट प्लान किया अपना 60 की एज पे। जनरली लोग उसी एज पे करते हैं। मैं आपको कभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे और भी कैसे प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 45 की एज पे रिटायर होना हो, 50 की एज पे रिटायर होना हो, मतलब
उसके बाद आप जो काम चाहें वो अपनी इच्छा से करें, पैसों के लिए ना करें, उसको हम रिटायरमेंट कहते हैं अपने टर्म्स में। तो मान लीजिए अभी ज्योति 60 की एज पे रिटायर होना चाहती है, जो नॉर्मल एज होती है, और तो ज्योति के पास जो है टाइम हॉरिजन हुआ वो 30 साल का हुआ, और सानवी मान लीजिए 23 साल की उम्र में, मैंने एक नॉर्मल एज ली है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की 22, किसी की 24, पर जनरली इसी एज पे बच्चे ग्रेजुएशन खत्म करके मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 23 ईयर्स मान लेते हैं, तो सानवी के लिए जो टाइम हॉरिजन होगा वो होगा करीब करीब 20 साल। तो अब हमारे सामने दो चीजें बहुत क्लियर हैं, एक ज्योति का गोल और एक टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्योंकि 30 साल है रिटायरमेंट के लिए, वो अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहती हैं, और एक उनकी बेटी का गोल है जो कि वो अपनी बेटी का एजुकेशन प्लान करना चाहती है। तो अब देख लेते हैं कि ज्योति इसके लिए कर क्या रही है। तो ज्योति अपनी सैलरी से 3000 रुपये सेव करते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, और 5000 रुपये सेव करती हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ज्योति के साथ उनके हस्बैंड अमित भी हैं, और ये दोनों कमाते हैं, दोनों वर्किंग है, तो दोनों मिलके आराम से 3000 रुपये अपने रिटायरमेंट के लिए और 5000 रुपये जो है वो अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए सेव कर लेते हैं। आजकल ये नॉर्मल सी सेविंग है, वर्किंग है, मतलब जो वर्किंग कपल्स हैं उनको इतना तो सेव करना ही चाहिए मिनिमम। तो अभी मान के चलते हैं इनके पास सिर्फ यही 2 गोल्स हैं, और इनके यही गोल्स इनको पूरे करने हैं, और इन्होंने लाइफ में जो गोल्स है वो या तो ये पूरे कर चुके हैं या तो इनके पास और कोई गोल्स नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के लिए भी इतना ही मान के चलते हैं। अब समझते हैं कि ज्योति और अमित म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, SIP क्या होती है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। पर अभी मान के चलते हैं कि ज्योति को पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और वो पहले से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से मेरा म्यूचुअल फंड समझाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं सिर्फ इससे समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप फंड खरीदें या जिन लोगों के ऑलरेडी फंड चल रहे हैं तो उनके फंड्स में क्या दिक्कत होगी या क्या दिक्कत हो सकती है, वो सिर्फ इस वीडियो से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट प्लान ले रखा है और आपने इनडायरेक्ट प्लान ले रखा है तो आपके टोटल वेल्थ में कितना बड़ा अंतर आएगा वो आप समझिए। तो मान लीजिए हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला फाइनेंशियल प्लानिंग के फॉर्मूले हैं, कभी हुआ तो डिस्कस करेंगे, ये थोड़े टेक्निकल हैं तो मैं चाहता नहीं कि टेक्निकल चीजें हैं। प्लानिंग हम ऑफर भी करते हैं लोगों को जिनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है, अपने गोल्स मैनेज करवाने हैं कि वो कितना पैसा सेव करें, कहाँ पे सेव करें, कितना पैसा उनका डेट में होना चाहिए, कितना पैसा उनका शेयर मार्केट में होना चाहिए, कितना पैसा उनका इक्विटी में होना चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए जैसे ज्योति और अमित दोनों मिलके इस टाइम 8000 नहीं सेव कर पा रहे तो वो क्या करें। अगर वो दोनों मिलके 5000 सेव कर पा रहे तो 5000 में ये गोल कैसे अचीव किया जाए। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम अपनी एडवाइस देते हैं जो लोग मांगते हैं। बेसिकली ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अभी हम सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं आपको कि एजुकेशन में कि कैसे काम करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली अपने आप से भी लगा सकते हैं। आप SIP कैलकुलेटर में डालेंगे 3000 रुपीज पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा 15, क्योंकि हम एवरेज मान लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड 15 देगा। और उसके बाद आप टाइम पीरियड, टाइम हॉरिजन मांगेगा तो वहाँ पे डाल दीजिए 30 ईयर्स, क्योंकि हम 30 साल का टाइम हॉरिजन मांग रहे हैं ज्योति के लिए। अब इसके बाद 30 साल मान रहे हैं तो उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर ज्योति ने पैसे कितने जमा किए। तो जी हाँ, 3000 इंटू 12 मतलब उसने 3000 रुपये हर महीने जमा किए, 12 महीने 1 साल इंटू 30 तो वैल्यू आ गई 10,80,000 रुपये। यानी उसने 30 साल में जो पैसा जमा किया, जो पैसा ज्योति की जेब से गया वो गया 10,80,000 रुपये। ऐसे ही सेम हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए बचा रहे हैं उन्होंने कितने पैसे दिए। तो उन्होंने 20 साल में 5000 रुपये पर महीने के हिसाब से 5000 इंटू 12 इंटू 20 18 लाख रुपए दिए उन्होंने। तो ये दोनों वैल्यूज आप इस टाइम एक्सेल पे देख पा रहे हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 30 ले लिया, यहाँ पे टाइम हॉरिजन 20 था, 20 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 12 लाख रुपए उन्होंने अपने जमा किए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक टाइम फ्रेम पे ज्योति ने 10,80,000 रुपए दिए हैं और एक टाइम फ्रेम पे ज्योति ने 12 लाख रुपए दिए। मैंने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला निकल के आया कि अगर ज्योति 15% के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है 30 साल तक 3000 रुपये हर महीने, तो उसकी टोटल वैल्यू निकल के आ रही है 2,07,00,000 एंड समथिंग। एंड अगर वो सेम एजुकेशन के लिए प्लान कर रही हैं तो उनकी जो एजुकेशन की वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब जो एजुकेशन उनकी बेटी की गोल के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है करीब करीब 74,86,000। तो इसे 75 लाख मान लेते हैं राउंड ऑफ में।
तो ये वो दो चीजें हैं जो ज्योति अगर प्रॉपरली प्लान करे एक म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो वो अपनी लाइफ टाइम में आराम से अचीव कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट फंड्स की, कि मान लीजिए ज्योति को ये नहीं पता था कि डायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट फंड क्या होते हैं, और ज्योति ने जो है वो इनडायरेक्ट फंड चुन लिया। और इनडायरेक्ट फंड में हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो में चेंज आता है, तो मान के चलते हैं कि जो इसमें रिटर्न है उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 2% का था, तो जो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है वो 2% कम आया है। तो अब उनका जो रिटर्न होगा वो 15 की जगह 13 ही होगा। तो 13 का रिटर्न अगर वो लेके चलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ उनकी टोटल वैल्यूज में अंतर कितना आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आप एक्सेल में आपको नहीं समझ में आ रही तो आप नॉर्मल फोन में भी कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर खोले नेट पे और उसमें ये वैल्यूज डाल दें, ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सब आपको आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो 1,31 लाख आई है। तो यानी ज्योति ने सिर्फ उस 2% के लिए, जिसको लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ 2% का तो अंतर है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो आप फर्क देख सकते हैं कि कितना बड़ा पड़ता है जब आप कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हैं। तो अगर ज्योति डायरेक्ट फंड लेती तो उसके पैसे जो बनने थे रिटायरमेंट के लिए वो बनने थे 2 करोड़ रुपए, पर यहाँ ज्योति के बने सिर्फ और सिर्फ 1,31,00,000 रुपए। जो टोटल अंतर आ रहा है ज्योति के टोटल पैसों में वो आ रहा है 76 लाख रुपए का। जो 2% आपने मजे में ये कह दिया कि 2% में क्या फर्क पड़ता है, या जो लोगों का नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि 2%, 1%, आप 1%, 2% की बात इतनी क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इतना बड़ा अंतर क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में जब हम अपना पैसा सेव करते हैं। ऐसे ही उसकी एजुकेशन के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लीजिए उसने एजुकेशन के लिए भी किसी इनडायरेक्ट फंड में कैलकुलेट किया, तो एजुकेशन के लिए भी उसकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो बन रही है सिर्फ 56 लाख। तो 74 लाख से वो सीधा आ गई 56 लाख में। तो यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 लाख का सीधा सीधा अंतर आ रहा है अगर आप सिर्फ वो 2% खो देते हैं। आपने पैसा सेम किया, आपने फंड सेम चुना, आपने सब कुछ सेम रखा, बस आपने एक्सपेंस रेशियो जो है उसमें ज्यादा पे कर दी और इसमें कम पे कर दी। तो टोटल पूरे हॉरिजन में जो आपने टोटल प्लान किया था उसमें आपने 94 लाख का आपने जो है वो नुकसान करा के बैठ गए आप। तो यही अंतर होता है, इसीलिए मैं आपको इतनी बार बार कह रहा हूं कि आप रेगुलर फंड्स मत चुनिए, इनडायरेक्ट फंड मत चुनिए, हमेशा डायरेक्ट फंड लेने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट कंपनी से लीजिए ताकि आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देना पड़े, और कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड हो वो चुनिए। किसी भी अच्छी कंपनी का फंड चुनिए, डायरेक्ट चुनिए और एक्सपेंस रेशियो कम देखिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जब आप वहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC का, एक्सिस का, LIC का, UTI का, काफी सारे होंगे। तो कभी भी सेटल मत होइए किसी ऐसे फंड पे जिसपे आपको एक्सपेंस रेशियो लग रहा है कि ज्यादा है, क्योंकि सर्विसेज हर फंड लगभग बराबर देता है। सबका क्राइटेरिया जो है वो सेबी डिसाइड करती है। तो आपको ऐसा नहीं होगा किसी फंड में आपको कुछ स्पेशल मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा लेस एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुने ताकि आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा बने। तो आशा करता हूँ कि जो आपको इतना बड़ा रिटर्न में अंतर आया है ये आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलते हैं अब स्क्रीन से बाहर। आशा करता हूँ आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आया होगा, डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स के बीच में अंतर समझ में आया होगा, और सिर्फ रेगुलर के वर्सेस डायरेक्ट फंड खरीदने में कितना फायदा होता है आपको मेरी एक्सेल शीट से ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे बाकी चैनल्स को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।